हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और सपनों को साकार कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैंने लिखा है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इसका मीनिंग, डेफिनेशन और 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे कुछ और ट्रेडिशनल मेथड्स। तो आइए सीखते हैं इन ट्रेडिशनल मेथड्स को, इनोवेटिव एग्जाम्पल्स और ढेर सारी बारीकियों को जानते हुए। तो करें स्टार्ट। पहले 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th मेथड, जो कि है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड ये बना है 2 शब्दों के मिलन से। क्रिटिकल का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट या नाजुक होना। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो एक मैनेजर ध्यान रखता है बहुत ज्यादा कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को जानने के लिए। अब कौन सा इंसिडेंस उसे कितना क्रिटिकल लगता है, ये मैनेजर की अपनी सूझबूझ है। इसके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। एक मैनेजर आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स को, स्टडी करके एक जॉब के अलग अलग पहलुओं को डिस्कशंस करता है अपने स्टाफ के साथ। तभी वह ये डिसाइड करता है किस इंसिडेंट्स को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने देनी है। चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से ये जानते हैं कि किस प्रकार के इंसिडेंट्स को क्रिटिकल माना जा सकता है। पहला, अगर एक एम्प्लॉय है तो वह क्या अपने कलीग्स की मदद करता है जब कोई डिफिकल्ट टास्क आता है। चाहे मदद करना उसकी रेगुलर ड्यूटी नहीं है, पर हो सकता है उसका बिहेवियर ऐसा हो कि वह लोगों को जब भी मुसीबत में पाए तो उनकी मदद कर दे। अगर जवाब है हाँ, तो उसे गुड बिहेवियर का एक यहाँ पर रैंकिंग दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस। जब मैनेजर ने कोई काम बोला, किसी तरीके से उसे करने को बोला, पर एम्प्लॉय ने उसको मना कर दिया, ये भी बीच में इंक्लूड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, एक सप्लायर है जिससे कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, उसके साथ कोई झगड़ा चल रहा है, तो एम्प्लॉय ने अपनी सूझबूझ के साथ उस झगड़े को रिजॉल्व करवा दिया। अब ये तो मैंने 3 इंसिडेंट्स लिए हैं, इसके अलावा कई सारे इंसिडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और एक मैनेजर ये निर्णय ले सकता है कि किस इंसिडेंट्स को वह क्रिटिकल मानता है और किसे वह एक रूटीन इंसिडेंट्स ही मान लेता है। इस मेथड के कई सारे फायदे हैं। एक तो हर एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रिमार्क्स दिए जा सकते हैं, एक्चुअल रिकॉर्ड्स तैयार किए जा सकते हैं, उसे फीडबैक दिया जाता है कि किस इवेंट में उसने किस प्रकार से बिहेव किया, और यही फीडबैक तरीका बनता है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आने का। पर इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है जिसके अंदर रिटर्न रिकॉर्ड बनाना पड़ता है हर एक एम्प्लॉय का। कई सारे इंसिडेंट्स कोट करने पड़ते हैं, जिस वजह से एम्प्लॉय की जजमेंट में सब्जेक्टिव एक जजमेंट आ जाती है मैनेजर की। अब कौन सा इंसिडेंट क्या था, उसकी इमोशनल स्टेट क्या थी, क्या क्या एरर्स हुए और क्यों हुए, इस चीज की स्टडी नहीं की जाती इस मेथड में। पांचवा मेथड है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम, इस मेथड के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को डिसाइड किया जाता है। जो रेटर होता है वो ये निर्णय लेता है कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किस किस पैरामीटर पर उसे हमें देखना पड़ेगा। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है हर ग्रेड के साथ। ग्रेड का मतलब यहाँ पर यह है कि हर एक कैटेगरी को ध्यान से स्टडी करना, उसी के हिसाब से मूल्यांकन को करना। तो एक एम्प्लॉय उस कैटेगरी के हिसाब से कैसे बिहेव कर रहा है,
उसी हिसाब से उसे ग्रेड दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 6 कैटेगरीज बताई हैं। पहली तो है एनालिटिकल एबिलिटी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से वह इसका एनालिसिस करता है। जजमेंट, कैसे निर्णय लेता है, चीजों की बारीकियों को समझ पाता है। डिपेंडेबिलिटी, क्या उस एम्प्लॉय के ऊपर इंपॉर्टेंट काम छोड़े जा सकते हैं, डिपेंडेबल है वो। जॉब नॉलेज, अपनी जॉब के बारे में कितनी बारीकियां वह डिटेल में जानता है। इंटरपर्सनल बिहेवियर, जिन लोगों के साथ वो काम करता है, मतलब उसके सीनियर, उसके जूनियर और उसके पीयर्स यानी उसके सेम लेवल वाले, उनके साथ कैसे बिहेवियर रखता है। डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है या नहीं। इन सब चीजों को कैटेगरीज के तौर पे रखा जाता है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इसके हिसाब से ही रेट की जाती है। रेटिंग्स कई प्रकार की हो सकती हैं। अगर तो एक एम्प्लॉय हर एक काम को अच्छे से नहीं कर रहा तो वह बन जाएगा बिलो एवरेज और उसे ग्रेड दे दिया जाएगा ई। अगर इससे बेहतर है यानी ना तो काम बहुत बुरा है ना तो बहुत बढ़िया है, एवरेज ही काम करता है, यहाँ पर ग्रेड दे दिया जाएगा डी। उसके बाद और भी कई एम्प्लॉयज का मूल्यांकन होगा और अगर उनका काम बढ़िया है, सेटिस्फैक्ट्री है, जितना बोला था वैसा काम कर दिया, सेटिस्फैक्ट्री के केस में ग्रेड मिल जाएगा सी। पर अगर काम हुआ उससे भी बढ़िया, उस केस में जो ग्रेड होगा वो वेरी गुड मिलेगा और वेरी गुड में बी ग्रेड दिया जाएगा। और अगर एक एम्प्लॉय कमाल ही कर देगा अपने काम में, जो बोला गया उससे भी बढ़िया करके दिखाएगा, यानी कि वो है एक आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय, उसे ग्रेड दिया जाएगा ए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको मेरे से भी पढ़ना अच्छा लगता है, आउटस्टैंडिंग लगता है, तो आप भी मुझे दीजिए ग्रेड ए और उसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे 6th मेथड, जो कि है एसे मेथड। इसका दूसरा नाम है फ्री फॉर्म मेथड। तो ऐसे मेथड या फ्री फॉर्म मेथड के अंदर जो भी मैनेजर है या रेटर है वो अपने एम्प्लॉय के बारे में एक छोटा सा ऐसे लिखेगा। उस ऐसे के अंदर वो अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में कई सारी बातें बताएगा। जर्नली एक पिछले साल के लिए या एक क्वार्टर के लिए ये ऐसे लिखा जा सकता है और इसका बेस होगा ओवरऑल इम्प्रेशन, जैसा उसने पाया है उसके एम्प्लॉय के बिहेवियर को पिछले पूरे टाइम में। डिस्क्राइब करेगा कई सारे फैक्ट्स अपने एम्प्लॉय के बारे में और हर एक फैक्ट को प्रॉपर तथ्य देके ही एक्सप्लेन करेगा। कई सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड करेगा और कई सारी एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर वह कोट कर सकता है। और जब इवेलुएटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुमने ऐसी रेटिंग क्यों दी, तो वहां पर फैक्ट देके उसे उसका जवाब भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यह एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का तरीका है, जहां पर लेंथी फॉर्म में उसके बारे में फैक्ट्स को लिखा जाता है। सिर्फ क्वालिटीज को ही इंक्लूड किया गया है इस मेथड के अंदर। क्वांटिटेटिव टर्म्स में कुछ भी इंक्लूड इस मेथड के अंदर नहीं किया गया है। उसकी खूबियां, उसकी बुराइयां, उसके बारे में ही ऐसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है ये ऐसे, ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर शाहिद के बारे में, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं। अब वह अपने एम्प्लॉय के लिए फ्री फॉर्म या ऐसे मेथड को यूज करते हुए परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वह लिखेंगे कि जिस एम्प्लॉय का मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा हूँ उसे कितनी नॉलेज है अपनी जॉब की बारीकियों को लेकर, कितनी उसे अंडरस्टैंडिंग है कंपनी के प्रोसेस, पॉलिसीज और कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में, कैसी रिलेशनशिप है उस एम्प्लॉय की अपने पीयर्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ। उसमें वह ये भी बताएंगे कि क्या वो एम्प्लॉय प्रोफेशनल है। कहने का मतलब ये है कि काम करने पर क्या अच्छे तरीके से करके दिखाता है या बहाने बनाता है। तो
तो प्रोफेशनल वह होता है जो हर काम को बाखूबी से करता है और 100% देता है हर टारगेट को अचीव करने के लिए। एटीट्यूड क्या है वर्क की तरफ? क्या वो डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ? और पिछले साल कंपनी ने जो टारगेट्स उसे बोले थे, क्या उसने वह टारगेट्स अचीव करके दिखाए? तो इन्हीं पैरामीटर्स को यूज करते हुए मिस्टर शाहिद एक शॉर्ट एसे लिखेंगे जिस भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को वो अप्रेज करना चाहते हैं। तो इसके साथ ही हमारे 6 ट्रेडिशनल मेथड्स एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट हुए, वो भी 2 वीडियो लेक्चर्स में। पर टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ डियर लर्नर्स, अभी तो टॉपिक बाकी है। अगले ट्रेडिशनल मेथड्स हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में। तो गुड लक।